धन्यवाद संचालक जी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की बरेली मंडल स्तरीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथिगण, पूरे बरेली मंडल के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा कर्मी, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर उनको नमन करते हुए आप सभी लोगों का इस महारैली में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार महारैलियां कर रहा है और केवल राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ही रैली नहीं कर रहा है, कुछ लोग सरकारी खर्चे से भी रैली कर रहे हैं, सरकारी बसें लगाकर रैली कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जन विश्वास इकट्ठा कर रहे हैं। अगर जन का विश्वास होता तो सरकारी खर्चे पर रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती, सरकारी कर्मचारियों के बूते पर रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जनता का विश्वास मोदी जी के पास में होता तो जनता खुद ही उनकी रैलियों में जाती, लेकिन जनता मोदी जी की रैलियों में नहीं जा रही है। अगर जनता किसी की रैली में आ रही है तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और माननीय मेश्राम साहब की रैली में आ रही है। इस बात से आप लोगों के जन सैलाब ने इस बात को साबित कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन होगा और देश में भी परिवर्तन होगा। साथियों, समझने की जरूरत है, आजादी के 74 साल हो गए हैं और 74 साल की आजादी में इस देश में चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे एससी का आदमी हो, चाहे एसटी का आदमी हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, चाहे माइनॉरिटीज का आदमी हो, सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जब इस देश में अंग्रेज थे तब हमारे बुजुर्गों को ये बात बताई गई थी, हमारे बुजुर्गों को ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे तमाम बुजुर्गों ने कुर्बानी दिया, शहादत दिया, और अगर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी नहीं दिया होता, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया होता, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया होता, पिछड़े वर्ग के लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया होता, और इस देश के मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दिया होता, सिखों ने कुर्बानी नहीं दिया होता, तो आज जो लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करके कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। हमारी वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, हमारी वजह से गए, हमारे बुजुर्गों की वजह से गए। लेकिन क्या इसके लिए अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाने का काम किया था कि आजादी के 74 साल बाद भी अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी मूंछ रख लेगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी, घोड़ी पर बैठ जाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं पाएगा? क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दिया था, शहादत दिया था, फांसी के फंदे पर चढ़े थे? निश्चित रूप से इसके लिए नहीं दिया था। लेकिन आज ये हो रहा है। क्या आदिवासियों के पुरखों ने इसके लिए अंग्रेजों को भगाया था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो आदिवासियों को नक्सलाइट घोषित किया जाएगा, उन्हें उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जाएगा, उनके जल जंगल जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा कराया जाएगा और उन्हें गोलियों से भूना जाएगा? इसके लिए तो कुर्बानी नहीं दिया था, इसके लिए शहादत नहीं दिया था। क्या इस देश के अंदर जो मुसलमान है, जो बहुत बड़ी तादाद में है, क्या इस बात के लिए उनके बुजुर्गों ने शहादत दिया था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो अपने ही मुल्क में उनको विदेशी कहा जाएगा, अपने ही मुल्क में उनको आतंकवादी कहा जाएगा, अपने ही मुल्क में उनकी मॉब लिंचिंग की जाएगी? निश्चित रूप से इसके लिए नहीं दिया था। लेकिन मुल्क के हालात आज इतने बुरे हो गए और मुसलमानों के हालात भी इतने बुरे हो गए हैं कि मुसलमानों का परसेंटेज देश में कम है और जेल में ज्यादा है। इतने बुरे हालात पैदा हो गए हैं। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है आजकल मुसलमान नहीं तय करते, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये
आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग किया जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। आजादी के 74 साल में इस महारैली में भी बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग आए हुए हैं। आजादी के 74 साल में पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचो, तुमने ही सरकारें बनाई, मगर सोचो तुम्हारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनी। मगर सोचो कि आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर देश की आधी से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं हुई। सोचो जब गिनती ही नहीं हुई तो हिस्सा कहां से मिलेगा। इसलिए इसके लिए हमारे पुरखों ने तो कुर्बानी नहीं दिया था, लेकिन आज हम सभी के हालात खराब है। इसलिए साथियों सोचने की जरूरत है। अभी जो केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो पिछड़े वर्ग के लोगों का है। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने कहा मैं पिछड़ी जाति का हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, नीच जाति का हूँ। तो हमारे लोगों ने सोचा एक तो पिछड़ा है, ऊपर से चाय बेचता मतलब गरीब है, और हम लोगों को मनवादी व्यवस्था में नीच बनाया गया। और मोदी जी भी अपने को नीच जाति का कह रहे हैं, तो अपने भाई है, अपना कल्याण कर देंगे। 2014 में वोट दिया, हमारी माताओं बहनों ने भी खूब टीवी देख देख करके वोट देने का काम किया और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो नारा बदल गया। और अभी नारा क्या हो गया? अभी नारा हो गया सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ये नारा नरेंद्र मोदी का हो गया है। और सबसे ज्यादा सत्यानाश पिछड़े वर्ग के लोगों का हुआ। हमारे कुछ पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं नहीं मोदी जी काम तो बहुत गलत कर रहे हैं, मगर थोड़ा मुसलमान लोगों को ठीक कर दिया है, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। अरे पिछड़े वर्ग के लोगों कान खोलकर सुन लो, सबसे ज्यादा हक अधिकार पर डाका अगर किसी के ऊपर इस सरकार में डाला गया है, तुम्हारे हक अधिकार पर डाला गया है। सुन लो और जाकर के लोगों को बताने और समझाने का काम करो। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 314 जो पिछड़े वर्ग के बच्चे थे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे, आधे भारत के कलेक्टर हो सकते थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोकने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। और इतना ही नहीं, एक देवगौड़ा जी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने जाति आधारित गिनती का फैसला लिया तो उनकी सरकार चली गई। लेकिन एक मोदी जी अपने को पिछड़ा होने का ढिढोरा पीटते हैं और अपने प्रधानमंत्री बनने पर जब सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित जनगणना की केस गई तो आरएसएस के कहने पर एफिडेविट दे दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं करा सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। क्योंकि आरएसएस के लोगों ने देखा ये पिछड़े वर्ग के लोग हमको वोट नहीं देंगे, इसलिए पिछड़े का चेहरा दिखाओ। पिछड़े का मुखौटा, नरेंद्र मोदी का मुखौटा आरएसएस ने लगाने का काम किया, हमारा वोट लूटने का काम किया, हमारा सत्यानाश करने का काम किया। आप याद करो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले की क्या पोजीशन थी। हमारे अनपढ़ लोग बीएसएनएल में गड्ढा खोदने के लिए गए, परमानेंट हो गए। गांव से 10 आदमी और ले गए, परमानेंट करवा दिए। टेलीफोन में परमानेंट हो गए, रेलवे में परमानेंट हो गए, पीडब्ल्यूडी में परमानेंट हो गए, तमाम विभागों में परमानेंट हो गए। गांव से और लोगों को भी नौकरी दिला दिया, अपने बच्चों को भी नौकरी दिला दिया। लेकिन सोचो अब जब बीएसएनएल बेच दिया, अब जब रेलवे बेच दिया, अब जब इंडियन ऑयल बेच दिया, अब जब भारत पेट्रोलियम बेच दिया और संसद में उनके मंत्री ने कह दिया जो जो बिक गया, जो जो प्राइवेट हो गया उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। सोचो जो आपका आरक्षण है वो आरक्षण कहां लागू होगा। सोचो एससी एसटी ओबीसी के साथ कितना बड़ा धोखा इस सरकार में हो रहा है। केवल केंद्र से ही नहीं हो रहा है, राज्य सरकार में भी हो रहा है। 2017 में वोट
केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मांगा गया, लेकिन जब वोट मिल गया तो केशव प्रसाद मौर्य को उप बना करके चुप कर दिया गया और उत्तराखंड के एक आदमी को उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के सर पर बिठाने का काम भाजपा वालों ने किया। और जब सर पे बिठा ही दिया तो पेशाब तो करेगा ही। अभी हालात क्या है, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर किसके हो रहे हैं? बैकवर्डों के सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, बैकवर्डों की हत्याएं हो रही है। हमारे लोगों को कहा गया था, अरे भाई तुमको तो सारी नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भर्ती का मामला उठाकर देख लो, बाधा यूनिवर्सिटी की भर्ती का मामला देख लो, एपीआई की जो नियुक्तियां हुई उठाकर देख लो, प्रधानाचार्यों की जो नियुक्तियां हुई उठाकर देख लो। कहां है तुम्हारा परसेंटेज, कहां है तुम्हारा आरक्षण? सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहा था, मेरे किसान भाई मुझसे मिले और किसान लोग मुझसे कहने लगे कि पटेल जी बहुत परेशानी है। अरे हमने कहा क्या परेशानी हो गई? बोले परेशानी ये है, एक तो योगी के गुंडे छुट्टा साड़ जैसे घूम रहे हैं, वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, और ऊपर से योगी के साड़ भी घूम रहे हैं जो रात में भी फसल खाते हैं, दिन में भी फसल खाते हैं। रात को 2-2 बजे खेत से योगी के साड़ों को भगाना पड़ता है। अभी किसान ये भी कह रहे हैं कि खाद की बहुत किल्लत है, धान की खरीद नहीं हो रही है, गन्ने की पर्ची नहीं आ रही है। तो साथियों बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्याएं किसी और की वजह से नहीं है, ये समस्याएं हमारी आपकी वजह से है। जब हम आप गलत आदमी को चुनेंगे, गलत आदमी को जाति बिरादरी धर्म क्षेत्र के नाम पर वोट देंगे तो ये समस्याएं आएगी। इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आया है, 36 दलों का गठबंधन है। ये परिवर्तन मोर्चा इसलिए आया है कि उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन करना चाहता है और देश में भी परिवर्तन करना चाहता है। और जो नाइंसाफी का निजाम उत्तर प्रदेश में कायम है और पूरे देश में कायम है, इसको हटाना चाहता है और इंसाफ कायम करना चाहता है। इसलिए अब आपको तय करना है। अभी शौर्य दिवस का दिन गया, 1 जनवरी 1818 को 500 सूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को बोटी बोटी काटा था। मेश्राम साहब के अंदर उन्हीं का खून दौड़ रहा है। इसलिए मेश्राम साहब देश भर में इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। तो तब लड़ाई तलवार से होती थी, तब लड़ाई भाले बंदूक से, तोप से होती थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दे दिया। अब तलवार तीर तोप भाले बंदूक की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाने की लड़ाई है। आप अगर मनवादियों को हराना चाहते हैं, जिन्होंने आपके हक अधिकार पर डाका डाला, अगर उनको हराना चाहते हैं तो हराने के लिए आपको राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों के फेवर में बटन दबाना होगा, विधानसभा और लोकसभा में भेजना होगा। 2022 में एक भीमा कोरेगांव करना होगा और 2024 में दूसरा भीमा कोरेगांव करना होगा। एक से योगी को भगाएंगे और दूसरे से मोदी को भगाने का काम करेंगे और फिर इंसाफ कायम करेंगे। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य मिले, ये इंसाफ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेश्राम साहब आए हैं। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।